हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल VBI है और ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाते हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से, क्योंकि इससे पहले के सभी प्रश्न हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 ml है। दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस गैस का आयतन क्या होगा। उस गैस का हमें आयतन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक कि हम इसे फार्मूला से सॉल्व कर लिया, फिर एक हम अपने दूसरे मेथड शॉर्ट ट्रिक कहें उससे सॉल्व करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला टेम्परेचर मेरा कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस सर। अब हम लोग पहले 27 डिग्री सेल्सियस यानी T1 को हम लोग इसको केल्विन में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें 273 ऐड करेंगे। आपको पता होना चाहिए केल्विन में हम लोग कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं। और ये हमारा ऐड करने के बाद 300 केल्विन हो जाएगा। आई होप कि आप लोग चेंज कर लिए होंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे टेम्परेचर यानी 127 डिग्री सेल्सियस को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारा किस चीज़ में दिया गया है, तो सेल्सियस में दिया गया है। तो 127 प्लस 273 जल्दी से कमेंट में बताइए ऐड करके कि यह हमारा कितना हो जाएगा। तो यह हमारा 400 केल्विन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसे फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हमारा अप्लीकेबल कैसे होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम लोग देखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर 300 ml हो जाता है, यानी 300 केल्विन पर वो हमारा कितना हो गया। तो 300 केल्विन पर हमारा वो 300 ml उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोला 127 सेल्सियस यानी कि बोले तो 400 केल्विन पे कितना होगा, 300 पे 300 हो रहा है। फिर हमें यहाँ पे बोला 400 पर उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 400। आई होप कि अब अभी तक आप लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 400 ml, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस पे। तो 400 ml हमारा उसका यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। अगर अभी भी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इसे सॉल्व करके बता देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऐसे ही प्रश्न को फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो फार्मूले से सॉल्व करने का भी हम लोग अब यहाँ पे ट्रिक को देख ही लेते हैं कि इससे प्रश्न को हम लोग फार्मूले से एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे आप जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, यानी चार्ल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, उसी का फार्मूला उपयोग करेंगे। फार्मूला हमारा होता है V1/T1। बोले तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। हमें यहाँ पे V1 दिया गया है, T1 दिया गया है और T2 दिया गया है। हमें यहाँ पर V2 को फाइंड आउट करना है कि बाद में कितना होता है, यानी बाद वाला यानी V2 को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। पहला वॉल्यूम तो हमारा 300 ml दिया गया, तो इन सभी पे आप वैल्यू पुट करिए। 300 डिवाइडेड बाई हमारा T1 कितना दिया गया, तो T1 300 केल्विन। आप याद रखिएगा इसे ऐसा यूनिट में वैल्यू को पुट करें, इक्वल टू V2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2 फाइंड आउट करना है तो V2 ही रहेगा। और T2 के जगह हम यहाँ पर 400 लिख लेंगे। 300 से 300 कैंसिल हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि V2 बराबर कितना, सेम हमारा आंसर आ गया ना। यानी आप फार्मूला से सॉल्व करना चाहे तो फार्मूला से सॉल्व करें, या फिर आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दिया, मेथड 1 एंड मेथड 2। ये हमारा फार्मूला था, आप याद रखिए। आपको जैसे सॉल्व करना है, जैसे सुविधा आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो अब हम लोग बिना देरी के प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए आपसे पूछा गया 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 30 ग्राम आप कार्बन को लिए, उसे हवा में बर्न करा, जला दिए, तो कितना CO2 यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी मुक्त होगी। इस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो देखने को इसी तरह से और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखने को मिलेंगे।
फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके हमारा क्या बनाता है, तो वो ऑक्सीजन से संयोग करके हमारा CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कराता है। इसी यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है इसी से हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना ग्राम है, तो कार्बन यहाँ पे हमारा 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम जो हवा में जलने के बाद हुआ हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कितना CO2 हो गया। तो यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, आपको कैलकुलेट करना कल हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन का 12 हो जाता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये 44 ग्राम आ जाएगा। यानी 12 ग्राम जब बर्न हुआ तो हमारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ, 44 ग्राम। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहना यह है कि यहाँ पे बोला है 30 ग्राम पे कितना निकला, तो 30 ग्राम पे चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 12 ग्राम में हमारा 44 है तो 30 ग्राम में बोला है ना, तो 30 ग्राम के लिए 44 डिवाइडेड बाई 12 इंटू मल्टीप्लाई बाई हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि हम ये कैसे करते हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। तो इसे जब आप लोग आगे सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 ग्राम। यानी कि 30 ग्राम कार्बन को जब आप हवा में जलाइएगा तो हमारा कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, तो वो हमारा मुक्त हो जाएगा 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस मुक्त होगा। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है FeSO4.7H2O में क्रिस्टल जल की प्रतिशत ज्ञात करें। कल हमने प्रतिशत ज्ञात करना देखा था और उसके फॉर्मूले की हमने आपको बताया था। आप फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे या अभी तक आपको याद हो। आप जल्दी से इस प्रश्न को कैलकुलेट करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल यह प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इसका अनुभार कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अनुभार को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका अनुभार हम लोगों का कितना आएगा। तो अनुभार कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए फेरस यानी Fe बोले तो उसका होता है हमारा 56, तो 56 पहले लिख लिए, प्लस सल्फर का आपको पता होना चाहिए 32 होता है इसलिए हम लोग 32 लिख लिए, और ऑक्सीजन का आप लोग को पता होना चाहिए 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट तो इसलिए 16 इंटू 4 होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 प्रेजेंट है। यहाँ तक का हो गया। अब हम लोग H2O, यहाँ पर 7H2 है तो आपको H2O जल का पता होना चाहिए, जल का कितना होता है, तो जल का हम लोगों का 18 होता है। यानी 7H2O तो 7 मल्टीप्लाई बाई हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जब आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो यह हमारा आ जाएगा 278। यानी बोले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा। तो अब आपको आगे पता होना चाहिए हम लोगों ने फिर आगे कैसे सॉल्व किया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर ले, वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो बोला क्रिस्टल जल की प्रतिशत, क्रिस्टल जल यानी H2O का इसमें कितना परसेंट है यह बताना है। तो H2O कितना परसेंट है, तो हम बोले थे तत्व की मात्रा, यहाँ तत्व नहीं है, बोला है 7H2 यानी क्रिस्टल जल की मात्रा प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर तत्व की मात्रा नहीं लिखेंगे, 7H2O जो इतना इसमें प्रेजेंट है ना FeSO4 में उसका लिखेंगे। तो इसमें कितना क्रिस्टल जल प्रेजेंट है, तो 7H2O ही ना क्रिस्टल जल है, यानी इसका मात्रा लिखेंगे 7H2O। तो 7H2O का हमारा मात्रा कितना हो जाएगा, 7 गुने यहाँ पर जल का कितना होता है 18। आई होप कि आप समझेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको अभी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इनटू मल्टीप्लाई बाई हमारा 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। जल्दी से अगर आप लोग को यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको यहीं पे अभी हो सकता है तो क्लियर कर देंगे, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते तो वहाँ पे बता देंगे। ये हमारा फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट किया। अब इसके बाद जब आप आगे इसे सॉल्व करिएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 45.32%। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो मैं एक बार फार्मूला दिखा देना चाहता हूँ। वो फार्मूला हमारा यहाँ पे था, तो वो इसी फार्मूले पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तत्व की मात्रा, वहाँ पे तत्व नहीं, वहाँ पर 7H2O था इसीलिए हमने वहाँ पे 7H2O यानी 7 गुने 18, जल का 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट इसलिए 7 इंटू 18 लिखे इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बाद उस यौगिक का अनुभार लिखे हैं। ठीक इसी फार्मूला पे उस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया है, तब जाके वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, तत्व की मात्रा बोला था ना, तो यहाँ तत्व नहीं, यहाँ पे 7H2O है तो इसलिए हम लोगों ने इसकी मात्रा को लिखा 7 इंटू जल का 18 होता है गुने 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर आप लोग इसे आगे सॉल्व किए, आगे सॉल्व करने के बाद 45.32% आपका आ जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है 2 ग्राम ईंधन जलाकर 66 जूल तापीय ऊर्जा देता है, तो ईंधन का कैलोरी मान क्या हुआ। हमें ईंधन का कैलोरी मान यानी कि कैलोरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप सामने देख रहे होंगे एक फार्मूला लिखा हुआ है। ईंधन का कैलोरी मान बराबर हो जाता है हमारा मुक्त ऊष्मावायु पदार्थ की मात्रा इन ग्राम। तो जल्दी से आप लोग इसमें तो सब दिया गया, फाइंड आउट करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। सिर्फ आप वीडियो को देखिए मत, आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर आपको कोई अच्छा वीडियो मिले तो वो भी आपको शेयर करें और आप उनको शेयर करें। इससे आप दोनों का अच्छे से फ़ायदा भी होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट करते हैं। बोला है 2 ग्राम है और 66 तापीय जूल ऊष्मा निकलती है, तो ऊपर लिख लेंगे 66। कितना ग्राम है, तो 2 ग्राम है, यानी कितना हमारा इसका कैलोरी वैल्यू आ गया, तो 33 हमारा यहाँ पे 33 जूल पर ग्राम हम लोग का इसका कैलोरी वैल्यू हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न था। ऐसे ही कुछ इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप याद रखिएगा कैलोरी मान का जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर ग्राम में होता है। हो सकता है आपसे इसका ऐसा यूनिट ही पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया किसी तत्व का सापेक्ष भार 9 है और संयोजकता 3 है, तो तत्व का परमाणु भार क्या हो। परमाणु भार निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक इसी फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आएगा। तो परमाणु भार बराबर हो जाता है सापेक्ष भार गुने संयोजकता। तो सापेक्ष भार कितना है हमारा 9 है, गुने संयोजकता कितना है 3, यानी कि 27। उसका परमाणु भार बोले तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सापेक्ष भार को ही हम लोग तुल्यांकी भार भी कहते हैं। हो सकता है सापेक्ष भार की जगह आपको तुल्यांकी भार देखने को लिखा मिल सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुने संयोजकता भी होता है, क्योंकि सापेक्ष भार को ही हम लोग तुल्यांकी भार भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। अभी प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एक गैस का सूत्र CO है तथा इसका वाष्प घनत्व 70 है, तब x का मान होगा। हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है, तो 2 गुने वाष्प घनत्व। हमने आपको कल यह फॉर्मूला बताया था। तो इसका मॉलिक्यूलर जो वेट हमारा हो जाएगा बोले तो इसका अनुभार 2 गुने वाष्प घनत्व, यानी वेपर डेंसिटी 70 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 140, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट 140 आ गया। तो हम क्या करेंगे, COX है तो हम लोग COX यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया 140। अब हम लोग इस COX का भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें, क्योंकि इसी गैस का ना मॉलिक्यूलर वेट हमारा 140 आया था। तो इस तरफ यानी COX का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हमारा कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, यानी 12 + 16 गुने x इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 140 आया। तो 140 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 28 हो जाएगा। 28 इंटू एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 28 और इक्वल टू आगे हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी x का मान वहाँ पे हमारा 5 होगा, यानी CO5 ये हमारा हो जाएगा। यही वहाँ पे गैस बनेगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ये नहीं बोले तो वहाँ पे x का वैल्यू पूछा था, तो करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर अभी तक हमने 12 प्रश्नों को देख लिया। प्रश्न नंबर 12 में हमने कुछ इस तरीके का प्रश्न देखा। प्रश्न नंबर 11 में हम लोग परमाणु भार कैलकुलेट करना सीखे। आप फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में हम लोगों ने कैलोरी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था और प्रश्न नंबर 9 में हमने प्रतिशत निकालना सीखा था, जो कि कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। और प्रश्न नंबर 2 में देखा था कि 30 ग्राम कार्बन जला रहे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का गैस मुक्त होगा। और प्रश्न नंबर 7 में था कि हमारा चार्ल्स रॉस से रिलेटेड था सॉल्व करना कि कितना आयतन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में हम लोगों ने ऊष्मीय मान यानी कि उसका ऊष्मीय वैल्यू कैलकुलेट करना सीखे थे। प्रश्न नंबर 5 में अनुसूत्र मूलानुपाती सूत्र निकालना हम लोगों ने सीखा था और ये सभी फार्मूला बताया था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे और नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन नहीं किए तो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अनुसूत्र का सूत्र यह होता है n गुने सरलतम सूत्र। n निकालने के लिए अनुभार बाई मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 था हमारा, एक अभिक्रिया दिया गया था, उसमें हम लोगों का ऊष्मीय मान निकालना था। अभिक्रिया से भी हम लोगों ने ऊष्मीय मान कैलकुलेट करना सीखा था। प्रश्न नंबर 2 में हमें तत्व की प्रतिशत निकालनी थी MgO में। और प्रश्न नंबर 1 भी कुछ इसी तरह के था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रतिशत हमें निकालना था। तो कुल हम लोगों ने 12 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर इन 12 प्रश्नों में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम वहाँ पे डाउट को क्लियर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री के VBI न्यूमेरिकल का पार्ट 2 का भी एंड हो गया। और जाते जाते आपको कहना चाहते हैं, अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।